रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भारत आते हैं और ये विजिट हिस्टोरिक थी। हिस्टोरिक इसलिए नहीं कि रशियन प्रेसिडेंट भारत आ रहे थे, हिस्टोरिक इसलिए कि इस बारी जलन, इस बारी सड़, इस बारी रिएक्शन यूरोपियन यूनियन के अंदर आया है। पाकिस्तान हमारे पे जो चलता रहता है, सड़ता रहता है, जेलस होता रहता है, ऑब्वियस है। यूरोपियन यूनियन के लोग इसके ऊपर चिट्ठी लिख रहे हैं, इनवॉइस एम्बेसडर भारत के अंदर। उसमें मीडिया का भी रोल है कि मीडिया ऐसा एडिटोरियल पब्लिश कर रहा है, पर उससे आगे बढ़ के प्राइम मिनिस्टर मोदी पर्सनली रिसीव करने जाते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में क्यों बैठते हैं, उसके क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, और कुछ बातें उस मीटिंग की बहुत सीक्रेट हैं। जैसे कोई मीडिया ज्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा कि डिफेंस को लेके क्या हुआ। डिफेंस तो एक वाइटल एस्पेक्ट है रशिया के साथ भारत का। तो क्या हुआ विजिट, क्या है सिग्निफिकेंस, क्यों यूरोप परेशान हो रहा है। साथ ही साथ जब रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे थे तो इंडिगो एयरलाइन से एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट होता है। लोग किस तरह एयरपोर्ट पे परेशान हो रहे हैं। मैं उसके सिविलियन एंगल्स पे नहीं जा रहा कि लोग परेशान हैं, सरकार को क्या पेनल्टीज लगानी चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं ये दे रहा हूं कि अगर एविएशन जैसे बड़े सेक्टर में, जहां पे ऑलमोस्ट 60% मोनोपोली एयरलाइन की है, और अगर कुछ डिफेंस क्राइसिस हो और वो एयरलाइन परफॉर्म ना कर पाए, कुछ भी रीजन से हो सकता है, तो उसका हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे क्या असर है, क्योंकि वी हैव टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। हमारे ऑफिसर्स कहां से कहां जाते हैं, वो एंगल पे कभी बात होती नहीं है, जबकि वो वाइटल एंगल है कि हमारे पहुंचेंगे कैसे अपनी पोस्ट पे लोग, क्योंकि मोस्टली लोग अब सिविलियन एयरक्राफ्ट जाते हैं। हमारे पास वो गवर्नमेंट एयरलाइंस तो रही नहीं, हमने प्राइवेटाइज कर दिया गया है। तीसरा एंगल ये शुरू हो गया है कि बहुत बारी एक अननोन गनमैन की पिछले 2 साल से बात चलती थी पाकिस्तान में, पर क्या अब ये बात बांग्लादेश में शुरू हो गई है, जहां पे जो लोग भारत को परेशान कर रहे थे, अब वो अननोन कहां से आते हैं, कहां से जाते हैं, पर बांग्लादेश को भी सबक सिखाना शुरू हो गए। और ये तीनों टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इन सबकी तार एंड में तो हमारे डिफेंस से जुड़ी हुई है, हमारे देश से जुड़ी हुई है। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। सर मैं शुरुआत अगर रशिया से ही शुरू कर लूं कि प्रेसिडेंट पुतिन आने पे यूरोप के पेट में इतना दर्द होना, इस बारी अमेरिका के पेट में दर्द होना, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इंडिया कितना सिग्निफिकेंट प्लेयर हो चुका है, किसके साथ करता है। तो ये एक अनयूजुअल सी चीज हुई है, वो आगे बढ़ के कर रहे हैं। किस हिसाब से आप यूरोप का रिएक्शन देख रहे हैं इंडिया के डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से? बिल्कुल श्रीकांत जी, ये जो अगर आप यूक्रेन रशिया का युद्ध देखें और उसको उसका पास छोड़ दें, अभी की बात करें तो क्या दिख रहा है कि अमेरिका अपने हाथ धो रहा है। ट्रंप तो ऑलमोस्ट कह चुका कि यार तुम भाड़ में जाओ, टू वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। यूरोप उस लड़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है। और ये जो 3 डिप्लोमेट्स जो फ्रांस, जर्मनी और यूके वालों ने जो लिखा एडिटोरियल, और जैसे आपने मेंशन किया, तो बड़े शर्म की बात है कि हमारे न्यूज़पेपर में इसे रोकने को कौन है। जलन हुई है, लेकिन इसका शुरुआत यहाँ उन्होंने खुद की। ये आर्टिकल इन्होंने ऑप-एड जो है वो पुतिन साहब के लैंड करने से पहले लिखा। ये डिप्लोमेसी के किसी नॉर्म के लाइन में नहीं है, ये वायलेट करता है। और उसका रीजन ये भी है कि जो फ्रांस का बैठा हुआ है यहाँ पे एम्बेसडर, वो तो पार्ट टाइम एम्बेसडर है, जैसे अमेरिकन आया हुआ है, और ट्रंप का चहेता उसको यहाँ उठा गया, नो नो एक्सपीरियंस। तो जो सीजन डिप्लोमेट्स नहीं होते ना, तो उनको एक तो पता नहीं चलता कि कहाँ वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा, जब 3 मिलके लिखते हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि एक्सीडेंटली लिख दिया कि हमें पता नहीं था, तीनों को पता नहीं था, तीनों की गवर्नमेंट्स को पता नहीं था। कहने का तो है कि भाई यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को काफ़ी फ्रीडम मिलती है, उनको गवर्नमेंट से हर बार क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ तो है ना जो चौथा आदमी इनके पीछे बैठा है, जिन्हें तीनों को जोड़ा, शायद लिख के भी दिया होगा, चाहे चैट जीपीटी से लिखवाया होगा, बोला तुम तीनों लिखो इसको। शुरुआत वहां से हुई। तो हमारे मोदी जी कौन से काम है, वो बीएमडब्ल्यू में जाते हैं, जर्मन गाड़ी में, और फॉर्चूनर में बैठ के ले आते हैं, बोले बाहर में जाओ, हम नहीं बैठते जर्मन गाड़ी में। तो सिग्नलिंग एक सिग्नल आते थे, एक टाइम था सिग्नलिंग होती थी और हम लोग उसको लाइन डाउन ले लेते थे। अभी वो भारत बदल चुका है, अभी हम उल्टा थप्पड़ मार के जवाब देते हैं बिना कुछ बोले। मोदी साहब की खासियत ये है ना कि बोलते कुछ नहीं। और ये जो व्हाइट फॉर्च्यूनर का भी काफी इशू बना, एक तो ये है क्लियर सिग्नल है कि अगर तुम हम पे डिपेंडेंट हो यार, हम नहीं है। देखिए आज जर्मन जो ईयू है, वो किसी टाइम पे वर्ल्ड का 25 to 27% जीडीपी कंट्रोल करता था। आज इनका जीडीपी में शेयर 10% पे आ गया है। तो ये कितना गिरे हैं नीचे, यू कैन इमेजिन। पूरा यूरोप डेस्परेट है, और खाम खा वो पुतिन के गले में सांप डाल रहा है कि देखो जी, हमें ये यूक्रेन के बाद ये हमारे ऊपर हमला करेगा। पुतिन बोल रहा है मैं लिख के दे रहा हूँ यार, मेरे को यूरोप में कोई इंटरेस्ट नहीं। कौन जाएगा उन कंट्रीज में जहाँ पूरे पूरे देशों से आपने बुला बुला के लोगों को माइग्रेट करा के अपने देश के डेमोग्राफी चेंज कर दी। हु विल गोना टेक ओवर?
दूसरा ये भी था कि अगर आपको याद होगा जब पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन साहब जब एक कार में इकट्ठे बैठे थे एससीओ मीटिंग में, तो वो तब भी लोगों ने कहा था कि क्या बात है भाई, चाइनीज इतना अपने गाड़ियों को, होटल के रूम्स को इतना ज्यादा वो सेंसर्स लगाते हैं कि इनको मजबूर होकर गाड़ी, एक रशियन प्रेसिडेंट की गाड़ी में बैठ के बात करनी पड़ी, बिकॉज पुतिन साहब की गाड़ी को कौन हाथ लगाएगा। तो हो सकता है कि एक ये भी सिग्नल था कि यार ये नॉर्मल चीज है, हमने वहां किया था तो हम यहाँ भी कर रहे हैं। देखो डिप्लोमेसी बड़ी एक ढंग से साम दाम दंड भेद से चलानी पड़ती है, और हमारी डिप्लोमेसी में तो हमें एटलीस्ट पिछले 11 साल में कोई शिकायत नहीं है, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि ये सिग्नल भी था यूरोप को, शायद चाइना को एक पैसिफाई करने का तरीका भी था कि डोंट टेक इट कि आपके हम वहां आए तो कार में बैठे और आपकी बेइज्जती होगी, हमें आप पे शक था, ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारा तरीका है, हमारी दोस्ती है, जय वीरू की दोस्ती है, हम गाड़ी में इकट्ठा घूमते हैं। तो अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था, और जब भारत ऐसा जवाब देता तो दिल को बड़ी शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और सही बात है जी, स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर हम देखें, जब ये फॉर्च्यूनर गया तो सब एकदम से हैरान हुए, क्योंकि जनरली यू गो विद द मोस्ट एक्सपेंसिव कार, राइट, जिसका मैं वो उसकी बुलेट प्रूफिंग की बात नहीं कर रहा, जिसका बेस प्राइस ही 3, 4, 5 करोड़ होता है, उसके बाद तो जो भी ये करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल व्हीकल्स का, उसकी जगह आप एक 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं। उसका ब्रांड क्या है, वो एक बहुत, जैसे आपने बोला, एक बहुत क्लियर सिग्नलिंग है कि यूरोप के लिए कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की। अगर कल को कोई पॉलिसी आ जाती है, आपकी जो ये फॉरेन लग्जरी कार्स हैं, बीएमडब्ल्यू की, मर्सिडीज की, एक्सेट्रा, तो यूरोप को कितना उसके अंदर इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने जा रहा है, ये यूरोप को भी समझना चाहिए। क्योंकि आज से पहले कभी फॉर्च्यूनर में या किसी गाड़ी, एक्सेप्ट ये जो 2, 3, 4 गाड़ियां हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी भी हेड ऑफ स्टेट को रिसीव करने के लिए भारत कभी गया है। बिल्कुल वो इम्पैक्ट होगा। तो जो आपने शुरू में बात की थी कि जो जलन हुई है, इसलिए तो हुई है कि वो हताश हैं, बस एक ऑप-एड के आगे कुछ कर नहीं सकते, मुंह खोला और यहाँ पे 400% ड्यूटी हुई। जब हमारे ऊपर दुनिया 50%, 100% ड्यूटी लगा के बैठी, तो हमें क्या तकलीफ है। और कुछ भी कह लीजिए, भारत बहुत बड़ी मार्केट है इन चीजों के लिए। कौन खरीदता है आजकल यूरोप में, लोगों की औकात ही नहीं बची, उसमें तेल डालने के पैसे नहीं बचे, लोगों का बुरा हाल है। तो यस, ये बहुत बड़ा सिग्नल। इसमें एक कुछ चीज और देखिए आप, जापान और रशिया की हिस्टोरिकली आपस में बहुत ज्यादा खुंदक है उनकी, जैसे हमारा चाइना के साथ है, समथिंग सिमिलर है उनका। उतनी इंटेंसिटी नहीं है, लड़े नहीं, आपस में हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन वैसे ही हाल है, ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है एक दूसरे को। 1900s में तो लड़ाइयां भी करी हुई हैं सर, 1900s में तो लड़ाई नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 तक तो चलते ही रहा ना। हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में तो रशिया लड़ रहा था अमेरिका के साथ, अमेरिका ने बॉम्ब कर दिया जापान को, वो तो था ही। उसके बाद भी इनकी कभी आपस में, जैसे कहते हैं ना कि कोशिश भी नहीं हुई कि दोनों को पीस की बात करें, क्योंकि रशिया हमेशा जापान को देखता है कि वो अमेरिका अड्डा है, अमेरिका उनकी डिफेंस को कंट्रोल करता है। और जब जापान ने अपनी डिफेंस को बढ़ाने की कोशिश की, तो उनका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे एब साहब, जो इस मिशन पे तो उनको मार दिया गया। तो एक शायद ये भी सिग्नलिंग है एक जापान को भी कि देखो, ये जो अपनी लड़ाइयां छोड़ो, अब भी हमें ईस्ट का समय आ चुका है, और ईस्ट में हम जितना जुड़ के रहेंगे, उतना हम वेस्ट से जान छुड़ा के अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, आराम से जिंदगी काटेंगे। बिकॉज ईस्ट की सारी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज, रशिया, चाइना, भारत, जापान, ये सिविलाइजेशंस हैं। इवन अफगानिस्तान, ये सिविलाइजेशंस हैं, ये देश नहीं है जो 47 में किसी अंग्रेज ने पर्ची काटी और पाकिस्तान हीरा मंडी बना दिया। तो जब सिविलाइजेशन के कहते हैं बड़े पुराने चौधरी जब इकट्ठे बैठते हैं, उनकी बात करने का तरीका अलग होता है। तो इसमें 2 जगह कन्फेडरेशन दिखती है, भारत और चाइना का, रशिया और जापान का, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया को काबू कर रखा है पुतिन साहब ने, उनके तो फैक्ट हो गया। साउथ कोरिया फंसा हुआ है यूएस के हाथ में, और तब तक फंसा हुआ है जब तक एक दिन चाइना ताइवान के अंदर नहीं घुसे, और जब यूएस कुछ ना करेगा तो साउथ कोरिया को भी समझ आ जाएगी। अदर देन दिस, ये सारी अगर शक्तियां मिल जाती हैं, आप इमेजिन कीजिए, इकोनॉमी एक तरफ, डिफेंस दूसरी तरफ, टेक्नोलॉजी तीसरी तरफ, तो कौन बीट कर पाएगा ईस्ट का समय आ गया है। तो ये भी शायद एक सिग्नल था जापान वालों को, देखो हम रशियन प्रेसिडेंट को मुझे आपने जो 2 एंगल्स दिए ना एडिशनल टू यूरोपियन यूनियन के जवाब के, वही मुझे आनंद आता है आपसे जब भी मैं बात करता हूँ। मेरी भी लर्निंग बढ़ती है, ऑडियंसेस की भी लर्निंग बढ़ती है कि कैसे एक गाड़ी यूरोपियन यूनियन को भी एक सॉफ्ट सिग्नल है, चाइना को भी एक सॉफ्ट सिग्नल है कि भैया हम तुम्हारे यहाँ पे कर रहे थे, तुम्हें एक तरह से इंसल्ट नहीं कर रहे थे, ये हमारा स्ट्रैटेजी है, ये हमारा स्टाइल है। और जापान की तरफ भी एक ऑलिव ब्रांच है, जस्ट कहने को एक गाड़ी है। डिप्लोमेसी यार अगर आप बात करें, कितने उसमें अलग अलग अनियन की तरह परतें उतरती हैं, तो हर परत के अंदर कितना सब्सटेंस और
डेप्थ निकलता है। और जापान वाला एंगल विद ऑल इट्स टेक्नोलॉजी, और जापान में भी चेंज आया, जो नया प्राइम मिनिस्टर आई हैं वो जितनी अग्रेसिव है, इतना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई अग्रेसिव नहीं आया इमिग्रेशन को लेके, नेशनल सिक्योरिटी को लेके। उसमें यूएस का भी हाथ है जो कह रहा है कि आप थोड़ा अपना बजट बढ़ाइए, पर अगर बजट बढ़ेगा तो जापान का बजट सिर्फ यूएस के लिए तो रहेगा नहीं, जस्ट अ लीडरशिप चेंज कि वो कब बजट बढ़ के कब क्या कर दे, जो कह ही रहे हैं कि यूएस की स्ट्रेटेजी हर जगह बूमरैंग कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि जापान का भी इसमें इंटरेस्टिंग हो सकता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो अभी से चाइना से पंगे ले रही है जो प्राइम मिनिस्टर जापान की, फिर बाद में माफी मांगी उसने, उससे डेलीगेशन गया माफी मांगने के लिए, तो ये समझदारी की बात है। आप अपने पड़ोस से मत लड़ाई करो। हम सबका दुश्मन जो है वो पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में उधर बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में खलल मचा रखा है। यहाँ रजीम चेंज, वहाँ रजीम चेंज, यहाँ शाहीन बाग, यहाँ फार्मर प्रोटेस्ट, सब वहां से होके आता है। हम सबका दुश्मन है। तो आई थिंक एक सोच है हमारे राष्ट्रीय प्रधान की कि हम इन सबको इकट्ठा जोड़ें, अपने डिफरेंसेस को दूर करें, तू मैं की लड़ाइयां बंद करें और बिगर एनिमी को देखें। जी जी। अब ये जो प्यूटिन की विजिट आती है, इसमें एक क्यूरियस बात होती है। जनरली जब प्यूटिन आते हैं या रशिया के आते हैं तो बहुत डिफेंस पे फोकस होता है। जो ब्रीफिंग्स होती हैं, जो मीडिया में आता है, जो सोर्सेज लीक करते हैं, इस बारी ऑलमोस्ट एक रेडियो साइलेंस है। कोई ऐसा नहीं आया उधर के बहुत बड़ा हमने डिफेंस का ये पैट कर लिया है, ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं। तो इस चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी के पीछे आप क्या डिकोडिंग कर रहे हैं? क्या-क्या रीजंस हैं जो ये चेंज, या तो डिफेंस डील हुई नहीं, आपको मतलब इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, या अगर हुई है तो उसको इतना क्वाइट क्यों रखा जा रहा है और उसको डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्वाइट ही रहना चाहिए। देखिए समझदारी, इसको हमारे नॉर्थ में, आई थिंक आप भी तो नॉर्थ के ही हैं, एक शोधा वर्ड होता है, शोधा, पर्सन शोज ऑफ। हम किसी जमाने में शोधापंथी करते थे, काम दे लेगा नहीं और शोर पूरा। अभी आई थिंक हम समझ आ गई। देखिए अमेरिका कुछ भी है, हमें अमेरिका पे हमारी डिपेंडेंस है, कुछ भी कह लीजिए। अब ट्रंप को मत देखो ना, ट्रंप एक ट्रांजिट फेज है, आज है कल दफा हो जाएगा। वहाँ सीएए भी है, वहाँ डीप स्टेट भी है, हमें तंग भी करते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि टेक्नोलॉजी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी और बड़ी चीजों में हमें यूएस के साथ चलना हमारे फायदे में है। ओके, हम उनके साथ नहीं चलना चाहते तो उनसे टक्कर लेने की तो फायदा नहीं ना। तो उनके रशिया करता क्या है, रशिया दो ही तो चीजें बेचता है, तेल और डिफेंस इक्विपमेंट। तेल के ऊपर अमेरिका ने इतना शोर मचाया, टैरिफ बढ़ा दिए। डिफेंस के ऊपर अमेरिका ने मुंह नहीं खोला। मगर 2-3 साल पहले जब S-400 का जब हो रहा था तो इसी अमेरिका से एक स्पेशल सैंक्शन लिया था हमने S-400 खरीदने से पहले। S-400 क्योंकि दुनिया का सबसे पोटेंट एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के पास भी नहीं है, तो उनको जलन है। हम बात कर रहे हैं S-500 की, और हम खरीदने की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जॉइंट प्रोडक्शन की। ब्रह्मोस 400 किलोमीटर चलती थी, आज 800 किलोमीटर पहुंच गई चुपचाप, बिना किसी अनाउंसमेंट के। तो आप क्यों कहते हैं ना, एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डालना चाहते हो? आप क्यों अमेरिका के मुंह में दिखा के और अपने ऊपर सैंक्शन लगवा लो? अभी तो टैरिफ लगाया, वो बेवकूफ आदमी है, कल सैंक्शन लगा देगा। अब सैंक्शन लगाने से क्या होगा? हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। हमारे जो लोगों का इंटरेस्ट है अमेरिका में, जो बिजनेस इंटरेस्ट है, जो एनआरआईज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, बेंगलोर की, हैदराबाद की साइबर सिटीज है, उन पर असर पड़ेगा। तो क्यों हम अपने लिए एक नया फ्रंट खोलें? इस टाइम बड़ा सही फोकस है हमारी लीडरशिप का कि हमने अपनी तरक्की के पाथ पे चलना है। उसके लिए हमने चाइना को भी हेलो हेलो करना, पता है एक दिन लड़ना है, उसने लड़ना है हमारे साथ। तो आज के चलो शांत कर लो, हीरा मंडी को निपट लेते हैं, बांग्लादेश को निपट लेते हैं, और एक नया महाज अपने लिए ना खोलें। और ये डिफेंस डील्स, आप तो बहुत यंग हो, इस कारण हम जब ग्रो कर रहे थे तो हमारे टाइम पे डिफेंस डील्स की खबर आती नहीं थी। और यही सिस्टम ठीक है, कुछ नहीं है। हमें मतलब किससे है? हमें वो चाहिए जो हमें चाहिए। आई एम श्योर डिफेंस डील हुई हैं। उनका डिफेंस मिनिस्टर यहाँ से घूमने थोड़ी आया था दिल्ली की, क्या वो API 400 की हवा इतनी अच्छी हवा लेने तो आया नहीं था वो। तो वो पूरा डेलीगेशन लेके आया, वो पहले आ गया था पुतिन साहब से। हमारे रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई है 1 to 1, तो कुछ तो हुआ है, सबको पता है। पर अच्छी बात है ना, हम उसके बारे में बात करें ना सरकार बात करे। कभी रिपब्लिक डे में आपको सडनली आपको S-500 दिख गई तो दिख गई, Su-57 उड़ता हुआ आ गया तो आ गया, डजंट मैटर। अच्छी बात है, हमें फालतू में लोगों को रब करके अपने लिए इस टाइम डिस्ट्रैक्शन नहीं मोल लेनी, क्योंकि हम अनाउंस करके शिकान जी उस डील को ना तो जल्द कर सकते हैं, ना हम उसमें कुछ स्पीड ला सकते हैं, उल्टा हम अपने लिए और एक नया महाज खोल लेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो रशिया 2 ही चीजें बेचता है और यहाँ उन दोनों चीजों की बात ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता।
और वो अपनी स्ट्रेंथ वैसे भी हिडन रहनी चाहिए। इफ यू कैन सी इट यू कैन डिस्ट्रॉय इट। डिस्ट्रॉय मींस डील ट्रू, में आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही सकते कर हैं। और सकते ऑपरेशन सिंदूर में भी तो यही हुआ। पहले 2 दिन जब यहाँ पे जेडी वैंस था, वहां गया, बड़े पॉजिटिव लग रहे थे। जैसे ही इंडिया की कैपेबिलिटीज दिखनी शुरू हुई, दिखना शुरू हुआ कि तार तार कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन से उनके दिमाग में था उससे ज्यादा कर सकते हैं, इतना डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं। एकदम से ये उनकी भाषा ही बदल गई। वो बिकॉज नोबडी वांट्स अ स्ट्रांग नेशन, स्पेशली अ नेशन और लाइक भारत। राइट। और हमारे पास एग्जांपल है शरण जी, आपकी आपकी तो याददाश्त में है, जो 98 का हमने जो न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, टेस्ट किया था, अमेरिका के सैटेलाइट घूम रहे थे, उनको पता नहीं चल सका। हमारे लोगों ने आर्टिफिशियल ड्यून्स क्रिएट किए, जो रेत अंदर से निकाली खड्डे में से, उसको उसी तरीके से रखा जैसे कुदरत रखती है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ऊपर सैटेलाइट घूमते रह गए उनके, नहीं पता कर पाए। तो कर दिया ना हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट। अगर उसकी भनक निकल जाती तो क्या वो हमें करने देते न्यूक्लियर टेस्ट? तो ये हमें समझना चाहिए। और मैच्योरिटी है भी, अगर हम सुपर पावर बनने के चक्कर में घूम रहे हैं और अभी रीजनल पावर हैं, तो फिर हमें हमें एज ए कंट्री मैच्योर होना पड़ेगा। ये कितने रफेल गिरे, कितनी मिसाइलें गिरी, ये हमें अगली बार ये काउंट ना करें प्लीज। मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर शक्ति बनना है तो खून देना भी पड़ेगा, खून लेना भी पड़ेगा। इज एज सिंपल जी। प्लस ये मुझे बहुत उस समय भी जब भी मैं बात करता था और टीवी डिबेट्स पे बहुत होती थी, तो इवन दो डिफेंस सब्जेक्ट है, पर व्हेन आई वाज स्पीकिंग ऑन इट आई यूज्ड टू से भाई वेपन्स हैं तो यूज होंगे। कुछ भी चीज यूज होगी तो कुछ तो उसमें डिस्ट्रॉय होगी। अब नंबर चाहे बिल्कुल 0 हो, लकी हो जाए, चाहे 3 हो। पॉइंट इज जी। आपके पास कितनी एबिलिटी है टू रिप्लेस इट, रिप्रोड्यूस इट, व्हाट इज योर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर ट्रू। स्ट्रेंथ टू मैन्युफैक्चर, वो टेस्ट है। यूएस की वॉर के अंदर कितने उनके, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू से पहले उनकी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, वाज नेग्लिजिबल। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक जितने उनके टोटल प्लेन थे उतने वो 1 दिन या 3 दिन में बना रहे थे। इट इज योर कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर एंड योर ट्रू। इकोनॉमिक्स, नॉट के वेपन्स। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही उनका। अगर आप लड़ रहे हैं तो क्या ही होगा, वेपन्स घर में रखिए फिर, तो अगर आपको नहीं वेपन्स के अंदर कुछ रिस्क लेना। और घर में भी जंग लग जाएगा फिर वो लोग अब क्या करें, फिर कुवाड़ी को बेचेंगे। ट्रू जी। ट्रू ट्रू। सो ये जो दूसरा पॉइंट आपने बोला है ऑयल, क्योंकि ऑयल पे बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है कि इंडिया ने, मुझे याद है जब एस जयशंकर जी शुरू शुरू में यूरोप गए थे यूक्रेन वॉर के स्टार्ट, कितना पूरा उनका मीडिया शुरू हो गया था अटैक करना एक वे में। एग्जैक्ट लाइन ये थी कि इंडिया इज फंडिंग द वॉर इन यूक्रेन ऑन बिहाफ ऑफ रशिया बाय बाइंग ऑयल। तो उनका जवाब था कि भैया जितना आप एक आफ्टरनून में लेते हैं उतना हम एक साल में लेते हैं, क्योंकि कब हम 1% से कम ले रहे थे। और उसके बाद वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जैसे आपने बोला क्वाइटली 25% तक तो अखबारों में आता था। उसके बाद थैंकफुली इंडियन अखबारों ने इतना लिखना बंद कर दिया कि कहाँ पहुंचा, कुछ लोग बन दिया 40 तक पहुंच गया। उसके बाद ट्रंप के सैंक्शंस आते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि हमने तेल लेना बंद कर दिया। रियलिटीज भी हैं, यूएस से हमें एंगेज भी करना है, जैसे आपने बोला इकोनॉमिकली, एआई, बहुत चीजें हैं, एंगेज करना भी है। बट आपको क्या लगता है ऑयल को लेके इंडिया की क्या पॉलिसी चल रही है रशिया के साथ, क्योंकि वो भी डिस्कस नहीं हुई है। देखो, रशियन प्रेसिडेंट तो बोल गए ना अपने मुंह से ही कि हाइड्रोकार्बन और उस पर तो हमारी चलती रहेगी, देयर इज नथिंग। देखिए, होता क्या है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम तेल खरीदते कैसे हैं। हम तेल खरीदते हैं ग्लोबल टेंडर्स के साथ, ओपन बिडिंग होती है। और ग्लोबल टेंडर से पहले एक बात, रशिया के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, सैंक्शन लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि तू इस प्राइस से ऊपर नहीं बेचेगा, इस प्राइस से नीचे नहीं बेचेगा, तो उसका फिक्स कर देते हैं। और वो अभी तक ये प्राइस जो है वो दुनिया का चीपेस्ट पड़ता था हमें। जब बीच में रशिया ने अपनी प्रोडक्शन कम की और जब रशियन रिफाइनरी पे अटैक हुए, आप देखिए रशियन यूक्रेनियन ने और पिछले 2 महीने में रशियन ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक किए। इसलिए नहीं कि हमें तेल रोके, वो बेसिकली चाइना को स्ट्रैंगुलेट करना चाहते हैं, बिकॉज चाइना का यहाँ सी मैक बर्मा में बंद हो गया, म्यांमार में सी पैक पाकिस्तान में बंद है, सी पैक बांग्लादेश वाला का बना नहीं, तो उसके पास आ जाकर ईरान बनता है सोर्स और रशिया बनता है। ईरान का सोर्स रोकने के लिए मलाइका स्ट्रेट में यूएस की पूरी नजर पहले ही है, तो जिस दिन कुछ होगा तो वो एक रेड लाइन है चाइना के लिए, बट होगा। तो बचा क्या उसके पास, रशिया की जो 2 पाइपलाइंस आती हैं, तो उन पे अटैक हुए रिफाइनरीज पे। रशिया ने प्रोडक्शन कम की, जब प्रोडक्शन कम की तो रेट बढ़ गया रशिया का। उसी टाइम ट्रंप ने हमें ऑफर दी, और जो हमें कैरेज कॉस्ट मिला के यूएस का तेल सस्ता पड़ना लग गया, तो हमने महीने 1.5 महीने उसकी परचेज की। लेकिन आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम जब पहले महीने अक्टूबर में नीचे हुए, नवंबर में हमारा रशियन ऑयल इंपोर्ट 11% फिर बढ़ गया। तो भारत का स्टांस बड़ा क्लियर है कि जहां हमें चीपेस्ट मिलेगा हम वहां से लेंगे। फॉर्चुनेटली रशिया के ऊपर जब ये सैंक्शन लगाते हैं और उसको एक ब्रैकेट देते हैं कि तो उसके ऊपर मत बेचना, और ऊपर से रशिया हमें बोलता है ऐसे करो,
$5 पर बैरल मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, तो और नीचे हो जाता है। तो उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता हुआ नहीं दिखेगा और अमेरिका ने पूरा लगा लिया ना ज़ोर। मैं तभी तो कह रहा हूँ, टैरिफ को जो करना था कर लिया, 200% कर ले। अगर हम डिफेंस की बात करेंगे तो फिर सैंक्शंस और बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम बात नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि भारत तेल खरीदता रहेगा रशिया से। और आप एक चीज़ और देखिए, हम ना ये ग्राफिक्स बना के और स्टैट्स क्या है ना, हर चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी कंजप्शन जो है वो पूरे साल यूनिफॉर्म नहीं होती। भारत में जो तेल की कंजप्शन है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंज्यूम कर रहा है, उसकी अप डाउन होते हैं। मॉनसून्स में मूवमेंट कम हो गई, सर्दियों में पहाड़ों में बिल्कुल मूवमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन लोग हीटिंग पर्पज के लिए यूज करना शुरू करते हैं। तो देयर अगर किसी को स्टडी करना है तो मंथ ऑन मंथ 15-20 साल का रिकॉर्ड खोल के देखेंगे, फिर हमें समझ आएगी कि हमारी इंपोर्ट ऊपर नीचे क्यों होती है। और जब इंपोर्ट ऊपर नीचे होगी तो रशिया बिंग आपने 40% पे हम उनसे ले रहे हैं, तो नेचुरली उनकी भी हमें ऊपर नीचे नजर आएगी। तो इट इज नॉट दैट हम ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर में आ गए, बट हाँ, हमने मुंह मिलाजा रखा। हमने चाइना यूएस का तेल खरीदा फॉर अ वाइल। यूएस का तेल अच्छी हैवी, इज हैवी क्रूड, और वो हमारे पास ही कैपेबिलिटी है कि हम यूएस का तेल भी कर सकते हैं और हम रशिया का भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी नहीं कर सकते। आपको याद होगा, पाकिस्तान ने भी खरीदा था रशिया से तेल। पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? रिफाइनरी के जो टाइप्स होती है ना, तो अगर आपको एक टाइप का जो तेल है, जो हैवी ऑयल है, और जो एक दूसरे टाइप का तेल है, वो सेम रिफाइनरी में रिफाइंड नहीं हो सकता, कंपैटिबल नहीं है। अच्छा, हाँ, उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। तो रशियन से तेल खरीदा था पाकिस्तान ने 2 साल पहले, जब अमेरिका कह रहा था खरीदो रशिया से तेल खरीदो, ताकि दुनिया में तेल का रेट ऊपर ना जाए। प्राइस हाँ, तो इन्होंने भी खरीदा था 3 जहाज। बाद में जहाज आए तो देखा वो तो रिफाइन करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो तेल बिकने लगा पाकिस्तान में। तो फिर पाकिस्तान ने बोला, यार ये कैपेबिलिटी हमारे पास है ही नहीं, तो तेल हमने रिफाइन कहाँ से कर रहे हैं? पता चला हमने उनको बेचा था। हमने रिफाइन बेचा था। तो ये सब चलता रहता है। हमने यूक्रेन को भी तेल बेचा है रशिया से खरीद के। तो दीज आर ओके, दीज चलते हैं। थोड़े बहुत इरिटेंट्स होते हैं, इट्स ओके, चलते रहता है। तेल में आपने वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम अगर यूएस हमें कैरेज के साथ सस्ता दे रहा है या रशिया दे रहा है, तो वो एक तरह से फ्री मार्केट है, जहां पे हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस मिल रहा है, हम ले रहे हैं। और स्टैट्स को तो बहुत हर तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। और स्टैट्स की फेमस बात बोली गई थी बहुत पहले, देयर आर लाइज, देन देयर आर डैम लाइज, एंड देन देयर आर स्टैट्स। वो तो आपको जिस तरह घुमाना है उसको घुमाने। फिर इसमें एक बात रह गई मेरी, मैं रशिया टॉपिक खत्म करने से पहले जाना चाहता हूँ उसको लेके, मीडिया को लेके, क्योंकि हम 0.5 फ्रंट की बात करते हैं अलग चीजों के लेके, अलग कॉन्टेक्स्ट को लेके। बट मैं अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर कन्वर सिब्बल से, मैंने वो पॉडकास्ट डाला जिसमें वो कहते हैं जब वो अब्रॉड थे, फॉरेन सर्विस में थे और एम्बेसडर थे अलग अलग देशों के, तो उन देशों के मीडिया कभी भी इंडियन एम्बेसडर को न्यूज़पेपर पे स्पेस नहीं देता, क्योंकि वो एक लेजिटिमेसी देता है। अखबार का एक एडिटोरियल कंट्रोल है। अगर अखबार कुछ उसमें पब्लिश होने देता है तो वो अखबार एक तरह से उसको एक्सेप्टेबल नॉर्म्स में मान रहा है, उसको एंडोर्स कर रहा है। ये बहुत सिंपल सा वहां पे लॉजिक है। इंडिया के अंदर एक अखबार 3 फॉरेन एम्बेसडर्स को, इनवॉइस एम्बेसडर्स को लिखने देता है। उसमें आपने एक पॉइंट भी रेज किया, तीनों की भाषा भी अलग है, फ्रेंच की भाषा अलग है, जर्मन की अलग है। तो कितनी कोऑर्डिनेशन हुई होगी for 3 nations to agree on whatever was come. It's not like आप और मैं बैठे हैं या आप अकेले लिख रहे हैं। तो तीनों की फॉरेन मिनिस्ट्री क्या होगा, तीनों के अप्रूवल्स हुए होंगे। एक एक कॉमा पे करियर डिप्लोमेट्स का काम है कि हम टाइम लगाएंगे। तो 3 अप्रूवल्स, 3 मिनिस्ट्रीज, 3 वर्जन, जो कॉमन वर्जन बनता है, तीनों की अलग भाषा है, वो कॉमन वर्जन आता है और उसके बाद इंडियन पेपर्स स्पेस देते हैं। तो ये हमारे और वॉर टाइम के अंदर भी और डिप्लोमेटिक टाइम्स के अंदर भी, क्या ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती नहीं बन रही? हमारा ही मीडिया अगर फॉरेन इंटरेस्ट्स को प्रकाशित करेगा, मीडिया ऑब्वियसली बोलेगा फ्री स्पीच है, हम दोनों को स्पेस दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जनरल वीके सिंह ने इनका नाम दिया था प्रेस्टिट्यूट्स, इसीलिए दिया था। और जब कोविड 2 हो रहा था और हमारे देश में बड़ी बर्बादी हुई, हर घर से कोई ना कोई चल गया, हमारे घर में भी एक उसने ट्रेजेडी हुई। उस टाइम हमारे फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स में किसने खरीद के बेचे थे, क्लिक करके बेचे थे? हमारी थे ना। हमारी बहुत बड़ी पत्रकार हैं जो कि ग्रेवयार्ड में या क्रिमेशन ग्राउंड में बैठ के लैपटॉप रख के और फोटो खिंचवा रही थी। तो जब आप पैसे को अपना बाप बना लेते हो ना, उसके बाद ये देश वेश को समझ नहीं आती। पर इन लोगों को ये समझ नहीं आती, जब देश है तो बाकी सब कुछ है। पैसा तो बड़े लोगों के पास होता है। जब वो देश लूटते हैं, जैसे इराक खत्म हुआ, ईरान खत्म होने को आया, सीरिया उड़ गया, यमन उड़ गया, तब क्या हुआ? किसके पैसे की? तो इनको
एक शॉर्ट साइटेडनेस कह लीजिए, पैसे का जोर बड़ा। आप देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, पर मुझे भी $500 पे कोविड के टाइम पे एक ऑफर आया था कि $500 ले लो, एक लिख दो इंडिया की मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड। मैं क्यों ओह! लिखूं? मेरे को 2 बार हुँ, कोविड हुआ। हुँ, पहली बार पता नहीं कैसे बाहर भी नहीं गया था। हुँ, जैसे हुँ, हुआ घर आ गया, ऑक्सीमीटर आ हुँ, गया, दवाई आ गई, फ़ोन आने शुरू हो हुँ, गए, तो व्हाई शुड आई राइट हुँ, मिसमैनेजमेंट? और अगर मिसमैनेजमेंट है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ही ना, सरकार ने पूरी कोशिश की। जितनी इतनी बड़ी हुँ, देश को चलाना इतना हुँ, आसान नहीं था, बड़ा बुरा टाइम था वो कोविड 2 वाला। हुँ। तो अब अब $500 $1000, अब ये जो लोग जो छापते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए इनको कितने पैसे मिलते हैं, कितने फेवर मिलते हैं। इनको तो ये वो लोग हैं ना कि इनको आप यूरोप की छुट्टी करा दो, बोला हमारी कंट्री में फैमिली लेके आओ, 4 दिन घूम के जाओ, जर्मनी में 4 दिन, फ्रांस में 4 दिन, यूके में फ्री। तो ये उसमें बिक जाते हैं, होता क्या है? मीडिया इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो, बुला लो, कुछ सबकी छुट्टी है बस या छुट्टी। फेलोशिप दे दो, छुट्टी में काम हो तो गया ये आपका। इतने सस्ते में अपनी आत्मा बेचते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता, ना इनको सनातन की समझ है, ना हमारी सभ्यता की समझ है कि हमारे लिए हुँ, सबसे ऊपर क्या है, इनको पता ही कुछ नहीं है। हुँ, धंधा बना रखा है। और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारे मीडिया में है, जो मनमोहन सिंह टाइम पे हुई, 49% पे लेके आ गए। पहले तो था ही नहीं ना। हुँ, तो हुँ, जब हुँ, हुँ। इन्वेस्टर बाहर वाला है, तो फिर वो तो आपकी दुम मरोड़ेगा। और अब हम ये फॉरेन भी डायरेक्ट समझते हैं कि अभी जैसे करेक्ट। मेरा न्यूज़पेपर है, उसमें 49% अगर लिमिट है, हुँ। और आप इंडियन हो, और आप मेरे दोस्त हो, और एक फॉरेन के दोस्त हो, आप उसमें 20% इन्वेस्टमेंट कर दो उससे पैसे लेके, हवाला से। नहीं, नहीं, वो ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने केसेस किए हुए हैं, आई डोंट वांट टू नेम स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे वो हो रही है, बिकॉज़ व्हाई शुड। उसमें क्या जी, करते हैं, 3 पार्टीज़ बना देते हैं। एक पार्टी कहने को इंडियन है, बट है इंडिया में नहीं, उसका 20% स्टेक हो गया, फॉरेन डायरेक्टली 49 हो गया, एक इंडियन पार्टी का ये हो गया। उसके बाद आप प्रूव करते रहो हू इज़ इन इफेक्टिव कंट्रोल। वो इफेक्टिव कंट्रोल के लिए आप ब्यूरोक्रेसी से लेके चैलेंज करते रहो, इफेक्टिव कंट्रोल किसका है, वो सब्जेक्ट, क्योंकि आपको इफेक्टिव कंट्रोल इंडियन हैंड्स में होना पड़ता है। अब जी, वो इंडियन हैंड्स अगर 2 हैं, तो देन दीज़ आर ऑल लिटिगेशन, फाइट्स या नोटिस में भी नहीं आते मैटर्स। तो वो उनको ट्रू, सर्कमवेंट करके मोर देन 41 करना भी आता है एक तरह से। वो सिर्फ लीगल आप क्वालिफिकेशंस को, पैरामीटर्स को मैच आउट कर रहे हो, जहाँ पे आपका इफेक्टिव कंट्रोल एक तरह से आप ले रहे हो। तो फिर बैक एंड ऑपरेशंस क्या है? बैक एंड एग्रीमेंट्स क्या हैं? जी, सपोजिंग आई एम हैविंग 51 बट इफ आई हैव अ बैक एंड एग्रीमेंट जहाँ पे मैंने ही आपको शेयर्स मॉर्टगेज कर दिए हैं परमिशंस के बाद, so then who is an affected? हो There गया। are so many एब्स ways in law ट्रू, to overcome that 49% limit also. तो जी। वो इसलिए वो बहुत एक मर्की और डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बट एनीवेज़ होता है। पर उससे, क्योंकि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा-सा एविएशन पे आना चाहता हूँ बिफोर आई कम टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, कि जो इंडिगो क्राइसिस हुआ, इट इज़ अनहर्ड ऑफ कि किसी देश में इतनी फ्लाइट्स कैंसल कर दें, और सरकार, जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड, सरकार ने एडिक्वेट वार्निंग दी हुई थी। आपको पूरा टाइम दिया हुआ था। ये अपीयर्स टू बी अ केस कि मैं डोमिनेंट पोज़ीशन में हूँ, तो सरकार विल हैव टू एडजस्ट विद मी, आई एम टू बिग। 60% लोग कह रहे हैं, 63% अगर एग्जैक्ट है, 60 मतलब मान लो, 50 से ऊपर मान लो, तो मैं डोमिनेंट पोजीशन में हूं। और ये पूरा क्योस होता है। इस क्योस के कुछ सिविल एंगल्स हैं, अगर आप उस पर बोलना चाहें तो, कि एज वी आर ऑल कंज्यूमर्स, वी ऑल फ्लाई, आप भी बहुत फ्लाई करते हैं, मैं भी बहुत फ्लाई करता हूँ जी, डोमेस्टिकली। एंड सेकेंड एंगल, कि हाउ सेफ इज इट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि हम सब ने कहा प्राइवेटाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग एन एयरलाइन, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि लॉसेस हो रहे थे उसके अंदर। बट इन एनी नेशनल इमरजेंसी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। तो वो जी। पूरा ठप हो जाए ऐसा। और बीच में ये भी आया था एयरपोर्ट में, वो जीपीएस स्पूफिंग, वो जो सारा चल रहा था, अगर उस पे भी आप कुछ बोले, तो ये हमारा एविएशन सिविलियन सेक्टर विज़ा विज़ मैचिंग विद आवर डिफेंस नीड्स, किस तरह आप पूरे इसको ओवरव्यू देखते हैं? मैं दर्शकों को लेके जाता हूँ 1947 अक्टूबर महीने में। भारत सरकार फैसला लेती है कि पाकिस्तानी कश्मीर में घुस आए हैं, तो हमें श्रीनगर में ट्रुप्स लैंड कराने हैं। वहाँ पे कच्चा सा एयरफील्ड था, हुँ, और हमारे पास गिन के 10 डकोटा थे। तो उस टाइम एक क्लैरियन कॉल दी गई कि जितनी डकोटा यहाँ उड़ रहे हैं, जितनी प्राइवेट कंपनीज के डकोटास हैं, हुँ, सारे दिल्ली पहुंचो, पालम पहुंचो। और हुँ, फिर सारे के सारे लग के फौज वहां पहुंची, और श्रीनगर और फिर कश्मीर बचाया गया। हुँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे उंगली रखी है कि ये नेशनल एसेट्स होती हैं। इनको आप प्राइवेटाइज कर देते हो, लेकिन आप देखिए हमारे आधे से ज़्यादा हवाई अड्डे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के सारे हवाई अड्डे सैनिक हवाई अड्डे हैं। हुँ, अब जम्मू कश्मीर, लेह, अंबाला, जहाँ भी जाके देखिए, बीच में अनाउंसमेंट होती है, अब यहाँ फोटो मत खींचिए सैनिक हवाई। दिल्ली का भी तो सैनिक हवाई अड्डा था, बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया। तो कोई ये कहे कि भाई मैं अपनी दुकान जिस दिन मन मन करूंगा बंद कर दूंगा, तो ये नहीं हो सकता। मैंने कल ही एक शो में कहा कि इसको एसेंशियल सर्विस के ब्रैकेट में लाना चाहिए। आप लोगों के एक तो देखिए, आप भावनाओं की बात करें, किसी की शादी है, किसी की डेथ है फैमिली में, किसी का कुछ फंक्शन है,
आप करियर की बात करें, किसी का इंटरव्यू है, किसी की बिजनेस डील है, किसी का कुछ है। अगर आप लेजर की बात करते हैं तो अगला बंदा जा रहा है कहीं घूमने के लिए, उसने वहाँ होटल बुक कर रखे हैं, उसने आगे कैब्स बुक कर रखी हैं, और तो और छोड़ो, एयरपोर्ट से आना, घर से कैब लेके आना और वापस जाने में ही 1000 रुपया लग जाता है, तो आप पहले क्यों नहीं बता पाते? हुँ, तो वो सिविल एंगल तो है, लेकिन यस आई एग्री विद यू, अगर इनको ये, एक तो इनको जो मोनोपोली बनी है ऑलमोस्ट 60% जो है वो हुँ, हेल्दी नहीं है। प्राइवेटाइज करो बट इतना नहीं। दूसरा, अगर आप इनको छोड़ दोगे कि 2 साल हुँ, आपने उनको नोटिस दिया, उन्होंने काम हुँ, नहीं किया, और ये जो है ना इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। हुँ, ये हुँ, और देशों में भी हुआ, जहाँ-जहाँ सरकारों ने चाबी कसी, एयर फ्लाइट ने बोला हम नहीं उड़ रहे जी। हुँ, और यही हुआ कि हमारे डीजीसीए को अपनी वो रूलिंग वापस लेके बोला कि फरवरी तक कर दो। ब्लैकमेल किया ना उन्होंने, हो गया। मेरे इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। फर्स्टली तो ये है कि एसेंशियल सर्विस में डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज़ हमारे जो यूनियन वॉर बुक है, देखिए जब भी देश के ऊपर संकट आता है और लड़ाई का माहौल होता है, तो जो हमारी गाइडिंग एक बुक है, बड़ी पुरानी किताब है, उसको बोलते हैं यूनियन वॉर बुक। वो रहती है सीसीएस के पास, उसकी ऑफ कोर्स ओरिजिन वहाँ से है, और फिर सभी मिनिस्ट्रीज़ में है। फिर एक एमओडी की वॉर बुक होती है, जो उसी में से निकली हुई है, और एमओडी की वॉर बुक से 3 वॉर बुक और निकली है, आर्मी वॉर बुक, एयरफोर्स वॉर बुक। उसमें हर चीज़ में है, तो जो आर्मी वॉर बुक में, और हमने किया है कारगिल के टाइम पे, कि आपके पास अथॉरिटी होती है, जैसे उसको इन्वोक करते हैं ना, गवर्नमेंट एक कोड देती है कि ओके आज के बाद इमरजेंसी है, वॉर टाइम हो गया। आप चलती राह में किसी भी ट्रक को, बस को रोक के, यात्रियों को नीचे उतार के, उसका सामान नीचे उतार के, उस ट्रक को लेके आप बोलो चलो फौज की कॉन्वॉय में चलो, ये आपको अथॉरिटी है to take सरकार over private vehicles in times की। of यस यस, emergency. नेशनल इमरजेंसी, एंड उनको पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। नहीं, वो तो और मैं, वो लॉज हो गया ऑफ हाँ, कॉम्पनसेशन, वो तो अलग, या जैसे हम मतलब लैंड में ऐसा, बोलते हैं, या लैंड में मेरे, एमिनेंट डोमेन है, आप सरकार लैंड ले सकती है सब्जेक्ट टू जी, कॉम्पनसेशन लॉ, बट वही आप बोल रहे हैं व्हीकल्स पे दे कैन टेक इट बिल्कुल, ओवर, कॉम्पनसेशन इज अ यस, डिफरेंट थिंग। यस, क्योंकि बेकार सिस्टम तो भारत में है नहीं, जो काम करता है उसको पैसा मिलता है, बाद में मिलता है। उसको मना नहीं कर सकता उस टाइम, और कोई भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपको इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था, हम लोग उस टाइम अभी कश्मीर से निकल के अभी पहुंचे ही थे यूपी में किसी स्टेशन पे, तो मुझे याद है सड़क के ऊपर हमने बैरियर लगाया, और जो ट्रक आ रहे थे उनको, और पुलिस, लोकल पुलिस को बोला कि आप साथ में आ जाइए, बिकॉज वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे ट्रुप साउथ इंडियन थे। सारा सामान उतरवा के वो बात लगे, जब उनको लेके अब कारगिल पहुंचने लगे, तो वो यूपी के ड्राइवर थे, कभी पहाड़ों में चले नहीं हुए थे, तो उनके हाथ पैर फूल गए, वो बात लगे। बट ये आपको अलाउड है। तो ये जो आपकी बात है कि कल को यहाँ इमरजेंसी पड़ती है, नॉट ओनली कि छुट्टी से ज्वाइन करना है, किसी ऑफिसर ने ट्रेवल करना है, कई बार ट्रुप्स के मूवमेंट के लिए आपको बल्क कैरी करना पड़ता है, उसके लिए आपको 50, 60, 70 जहाज चाहिए। तो उस टाइम अगर ये नखरा करके बैठ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा सीरियस लैकुना है, और दुश्मन यही चीजें देखता है। ये हुआ क्यों हुआ, ये भी दुश्मनी का ही एक कहानी है, वो चलो किसी और दिन बात करेंगे, लोग काफी इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आ रही है। बट मैं बिल्कुल आपके सहमत हूँ, इसको एसेंशियल ड्यूटी डिक्लेयर कीजिए, इस मोनोपोली को पहले खत्म कीजिए। अमेरिका में हुआ, एक एयरलाइन बहुत बढ़ गई थी, 3 टुकड़े कर दिए थे, तो कर दो, उसकी 3 कंपनी बना दो। नहीं, और अमेरिका इस में तो वक्त, पूरा लॉ, अमेरिका में तो पूरा लॉ है, अगर आप पुराना केस है स्टील को लेके, द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो एंड्रयू कार्नेगी, पूरा उसका स्टील एम्पायर था, वो बैक एंड फ्रंट एंड सारा कर लिया, तो वहां पे तो उन्होंने बोला मोनोपोली इन स्टील व्हिच इज सो एसेंशियल इज नॉट परमिसिबल। नॉट एक्सेप्टेबल, जितनी एब्सोल्युटली, मर्जी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इंडिया में भी लॉज हैं कि जी, मोनोपोली इज नॉट एक्सेप्टेबल, आज भी वहां पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, वार्नर ब्रदर्स और उसका जो नेटफ्लिक्स का बोल रहे हैं, दे हैव टू सी, ये बहुत सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, पर कोई भी इतना डोमिनेंट बन जाए कि वो मोनोपोली हो जाए इन अ पर्टिकुलर मार्केट, स्ट्रीमिंग का क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी इंपैक्ट है, पर वो बोल रहे हो तो इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं है बिल्कुल। monopolization. So monopolization is not good for competition is the basis of capitalism. बट आप बड़े बन गए, उसके बाद सबको डिस्ट्रॉय कर दो, सबको खरीद लो, सब, मैं इंडिगो केस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो तो यूएस के अंदर शुरू से स्टील को लेके भी है, सीमेंट को लेके भी है, हर चीज को लेके है। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मुझे डाटा पता भी नहीं था कि 60% प्लस मोनोपोली हो चुकी है, व्हिच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। वेरी इज डेंजरस, इज एक्चुअली डेंजरस। अभी आप ऐसी भी मोनोपोली आप टेलीकॉम सेक्टर में होते हुए देख रहे हैं। आप और सारे 2-3-4 सेक्टर्स हैं, सरकार को आई थिंक एक कॉल लेनी पड़ेगी कि एक लिमिट के आगे नहीं, आप किसी को सिर के ऊपर नहीं बिठा सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप वहां तो देखिए फिर फोर्स इवैक्यूएशन, सेलिंग भी होती है, आप उनको आदेश देते हैं कि आप इतना परसेंटेज अपना बिजनेस सेल ऑफ कीजिए, जिस जी, मर्जी को आप सेल ऑफ कीजिए, बिल्कुल, यू आप सरकार टेक ओवर कर ले, डजंट मैटर। टेक ओवर करे, देखिए, सेल ऑफ करे किसी और प्राइवेट प्लेयर को, जो मर्जी जो कीजिए। बिल्कुल, और हम ये जानते हैं कि एयर इंडस्ट्री बड़ी एक्सपेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव एयर इंडस्ट्री है, चलाना बड़ा मुश्किल है, काफी लॉसेस होते हैं। तो ठीक है, आप सरकार को, मैं अपनी बात वापस ले रहा हूँ, सरकार को नहीं लेना चाहिए, नेचुरली सरकार क्यों करे ये कुछ, बट जो ले रहा है उसको इंसेंटिवाइज करो आप,
उनको हुँ, हेल्प करो कि थोड़ा वो एक बार सेटल हो जाएँ, फिर चलती हैं। हुँ, अब देखिए वो यूक्रेन में युद्ध हुआ, तो हमारे बच्चे वहाँ फँस गए। हुँ, जहाँ-जहाँ फँसते हैं हम लेके आते हैं। कल को ये हुँ, तो बंद करके बैठ जाएँगे। और एयर फ़ोर्स की हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन इतनी हुँ। भी नहीं है कि अपने नेशनल रिसोर्सेज़ जो लड़ाई के माहौल में आज ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम सारे जहाज़ C-130 IL-76 उठा के हम कहीं दूसरे देश से इवैक्यूएशन शुरू कर दें। तो ये मना तो कर नहीं सकते, तो इनको एक आई Also, थिंक sir, what is your view on this कि जो हम increasingly आर्म फोर्सेस को या ये उनके इक्विपमेंट्स को सिविलियन यूज में डाल देते हैं, इज इट नॉट अ डेंजरस ट्रेंड कि हमें जहां क्राइसिस होता है सिविलियन फेलियर होता है, जरूरी है देश के लिए क्राइसिस, हम भी हो सकता है मैं भी फंसा हूं, तो आई वुड वांट आर्मी टू कम, बट एज अ नेशन इज इट अ गुड ट्रेंड दैट हमारा जहां भी एक लेवल के बाद फेलियर आ रहा है वी आर पुलिंग इन आर्मी रिसोर्सेज और मतलब आर्म फोर्सेस रिसोर्सेज एज अ नेशन, आई थिंक इजंट इट अ वेरी डेंजरस ट्रेंड सर? नहीं, इसमें ना ये कंसिडर्ड डिसीजन है। अगर आप देखें जब हम लोग फ़ौज में भर्ती हुए थे शुरू में 90 में, हुँ, तो हमारी हर चीज़ हम खुद ही करते थे। खुद हुँ, ट्रांसपोर्ट, खुद रिपेयर, खुद अपने हुँ, जहाज़ उड़ाने, लेह-लद्दाख हुँ, सारा, यात्रियों को हुँ, तो बड़ा कम तब था ही नहीं। राशन हुँ, और रसद के लिए होता था। धीरे-धीरे हुँ, फ़ौज में अवेकनिंग आई कि ये इक्विपमेंट हमारा बहुत प्रीमियम है और लाइफ़ मतलब बहुत हुँ, ज़रूरी होता है, क्रिटिकल है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें आउटसोर्स करनी शुरू कर दी। जैसे हुँ, हमारे बहुत सारे जवान जो श्रीनगर या लेह से छुट्टी आते हैं, वो हुँ, एयरलाइन्स की फ्लाइट में आते हैं। हुँ, गवर्नमेंट पे करती है उनकी टिकट। हुँ, तो उस तरीके से हमने अपनी काफ़ी सारी लाइफ़ स्पैन जो है इक्विपमेंट का बचाया, क्रूशियल इक्विपमेंट का। हुँ, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ती है, तो सरकार के पास दोनों 2 ही ऑप्शन है ना कि या तो सिविलियंस को बोले, "भई आ जाओ आप लोग।" सिविलियन जो जैसे किसी को इवैक्यूएट करना है। हुँ, उसमें एक इश्यू ये होता है कि अगर पायलट कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, सी पायलट फौजी के ना तो है नहीं, ही इज़ नॉट बाउंड, बोलेगा मेरे को डर लगता है मैं नहीं जाता। तो फिर उस पचड़े में पड़ने से अच्छा है कि और अब बीच में हमारे सिविल जहाज़ भी गए हैं, हम सिविल हुँ, जहाज़ों हुँ, ने भी इवैक्यूएशन की है, ऐसा नहीं है सारे हुँ, पायलट एक जैसे नहीं हुँ, हैं। हुँ, हुँ, तो ये एक बैलेंस सरकार बना के चलती है बिकॉज़ ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ देखो तो उसकी सारी उसकी उसी की एसेट्स हैं, है तो देश की एसेट्स। अब ये उड़ ले, वो उड़ ले। हाँ, जो हमारी क्रिटिकल इक्विपमेंट है, उसकी उसकी लाइफ सेविंग की काफ़ी सारी अभी काफ़ी कॉशियस है सरकार आर्मी भी। हम लोग उसको उसके जो माइल्ड नहीं, आवर्स हैं या वर्क नहीं करते, हुँ, फालतू में नहीं करते। पर हाँ, जब किसी की जान पे पड़ी हो और बड़ी अर्जेंट हो और जब सबसे पहले अभी एक जो रिएक्ट करता है फ़ौज ही है ना, जो 2 घंटे के अंदर आपको जहाज़ उड़ा के कहीं भी पहुँचा बाकी नहीं हुँ, कर पाते। हुँ, और फिर एक एक बात भी है कि आप अगर किसी इवैक्यूएशन के लिए लेके जा रहे हो इंडिगो या किसी एयरलाइन का 4 जहाज़ ले जाओ, उनके पीछे फ्लाइटें कैंसल करके बैठ जाएँगे, तो यहाँ और स्यापे बढ़ जाते हैं। क्योंकि हुँ, आपको पता है एक जहाज़ इंडिगो जैसे एयरलाइन का एक जहाज़ दिन में 10 8 से 6 से 8 फ्लाइट्स करता है। एक एक हुँ, जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो सारे हुँ, सारे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सरकार आई हुँ, थिंक बड़ा सोच समझ के लेती है और जब तक हुँ, पिछले 10 साल से जैसे हो रहा है कि जो हम माँग रहे हैं हमें मिल रहा है, तो हम भी इतना वरी नहीं करते। एक टाइम था कि हमारे पास चीज़ें आती नहीं थी, तो हम कहते हैं यार जो है उसको बचा लो। हुँ, इसी को सँभाल लो, जोंगे पे काम चला लो। अब ये है कि हुँ, सरकार ने कभी भी ना मुँह नहीं मोड़ा, जो माँगा फ़ोर्सेस ने। तो अगर हुँ, यूज़ हुआ तो सरकार कॉम्पेंसेट करती है, देती है। तो हुँ। ठीक है, कुछ तो चीज़ें हम जुडिशियस ठीक बैलेंस है चल रहा हाँ, है। ठीक है, बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। सर अब मैं जी। आना चाहता हूँ अननोन जो पॉइंट 5 फ्रंट भारत में है, एक अननोन गनमैन की स्ट्रैटेजी शुरू हुई 2 या 3 साल पहले पाकिस्तान में। एक के बाद एक जो भारत के एनिमीज़ हैं या भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, उनका वो हो गया टाटा सी यू बाय बाय। ये अननोन गनमैन स्ट्रैटेजी अभी भी थोड़ी पाकिस्तान में चल रही है, पर हाल के दिनों में सुनने में आ रहा है बांग्लादेश में भी शुरू हो रही है। तो थोड़ा आप इस अननोन गनमैन की स्ट्रैटेजी के ऊपर फर्स्ट पाकिस्तान एंड देन मैं बांग्लादेश पे 1-2 क्वेश्चंस देना चाहता हूँ। मैंने इस पे किताब लिखी थी अननोन गनमैन हुँ। आई थिंक 3 साल पहले। पहले मैंने लिखी थी, उसके बाद 2 किताबें और लिखी, किसी और ने हुँ, भी लिखी। हुँ। तो मैं इसको I बड़ा will अच्छा just add the descri one second. I will add the description to कर्नल रैना's किताब in the link, so प्लीज़ अगर आपको डिटेल सुनना हो, तो प्लीज़ आप उस किताब को जाके खरीदिएगा। थैंक यू। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अपने जवान भेजने, अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजनी हाई रिस्क मिशंस पे और दूसरी हॉस्टाइल कंट्री के अंदर जाना आसान होता है, निकलना मुश्किल होता है। उससे अच्छा है कि आप क्या करते हो कि आप एक थर्ड कंट्री जो कि कॉमन फ्रेंड है, दुबई, हुँ, पाकिस्तान का भी दोस्त है, हमारा भी दोस्त है। आप वहाँ पे हुँ, अपना सिस्टम सेट करते हो और ये जो पाकिस्तान जैसी कंट्री होगी, कोई भी गरीब देश ताजिकिस्तान के काफ़ी सारे लोग लड़के आईएसआईएस में काम इसलिए करते हैं, खाने को घर में रोटी नहीं है। तो हुँ, वो बाहर जाते हैं नौकरी करने। उनको वहाँ पे आप प्यार से कल्टीवेट करते हो और एक हुँ, वेटर जो पाकिस्तानी सपोज़ एक दुबई में वेटर की नौकरी कर रहा है, कुछ एक्स अमाउंट कमा रहा है, उसमें घर भेज रहा है खुद, बड़ा गंदा जिंदा एक छोटे से कमरे में 10 बंदे पड़े हुए हैं, जो भी है। उसको अगर आप बोलते हो कि तू एक करके आ जा, तेरे जाने की टिकट और आने की टिकट अपनी,
तो उन्हें ठा करना, और जब तक लोगों को पता चलेगा यू विल बी ऑन फ्लाइट बैक, और तेरे को $1 मिलियन मिल जाएंगे, और व्हाटएवर 500 जितना भी $500,000 जितना। तो वो लोग फिर इस चक्कर में एक बदहाल देश के नागरिक जो होते हैं वो ऐसे वाले ट्रैप में फंस जाते हैं। और फिर जब ये फाइनल जो शूट करता है, ट्रिगर दबाता है, वो लोकल ही होता है। तो उसमें क्या है कि हमारे जो एसेट्स हैं उनका रिस्क जीरो है। हमारा एसेट बैठा हुआ है दुबई में, यूएई में, कहीं और बैठा है, वो खुद नहीं जा रहा, जिससे काम करवा रहा है वो उसी देश का है। तो इससे अच्छी पॉलिसी क्या हो सकती है? और ये मैं बताऊं, ये हमने तो शुरू किया इसका, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो इजराइल ने तो बड़ी पहले से किया था, और जो इन्होंने पाकिस्तान में हमारे साथ, इजराइल तो ओपनली ओन अप भी करता है। हाँ करता उसका है, मोस्टली इजराइल बिकॉज इट वांट्स टू सेंड अ मैसेज कि भैया तुमने हमारे पे किया तो हम ओन। अच्छा, इसमें आप क्या देते हैं स्ट्रैटेजी? भारत आजकल ऑफिशियली, आप और हम बात कर रहे हैं, ऑफिशियली मेरे ख्याल से भारत ने कभी कुछ ओन अप नहीं किया। किसी से पूछेंगे बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं है, बर्बाद देश है, अपने में मार रहे हैं, राइट? एंड मे बी दैट इज, तो आप हमारा भी ये खुद है, हाँ, खुद उनके बंदे मार रहे हैं, तो सच है ना। खुद ही कर रहे हैं, हमें क्या पता। एक्चुअली ट्रू आल्सो, हाँ, फैक्चुअली ट्रू आल्सो। बट सर, ये अगर मैं एक फिलोसफिकली बोलूं, कब ओन अप करने का जिस देश की स्ट्रैटेजी हो, जैसे इसराइल, और भारत की ओन अप करने की ना हो, इसमें क्या फिलोसफिकल या जियोपॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है? उनका भी एक व्यू होगा, कंसिडर्ड व्यू होगा कि वो क्यों ओन अप कर रहे हैं। देखो, इजराइल क्या करता है कि इजराइल को दो थ्रेट्स हैं। एक तो टेररिस्ट की डेथ थ्रेट है, जिसमें गाजा स्ट्रिप है और लेबनान है और ईरान है। इनको तो वो सीधा जाके जिस दिन मन करे जहाज भेज के बम मार देता है हिस्टोरिकली। अब तो गाजा की पिटाई हो रही है, पहले भी इनकी सीरिया में भी एयर रेड मारता रहा। तो वो अपनी इंटरनल जो घर के अंदर जो टेररिस्ट बन के आने की कोशिश करते हैं, उनको वो सरेआम पीटता है, जो हमने भी करना शुरू कर दिया, चाहे बालाकोट हुआ, चाहे उरी हुआ, चाहे संदूर हुआ। तो एक चीज तो हम पैरेलल आ गए। दूसरा, जो इजराइल चौथी, पांचवी, छठी कंट्री में जाके टारगेटेड किलिंग करता है वो, और मेरी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको अमेरिका की और इंग्लैंड की कहानियां भी दिखेंगी, कनाडा की कहानियां भी हैं उसमें। हाँ, क्योंकि अननोन गनमैन काफी ज्यादा उसमें है, और हर बार गन भी यूज नहीं होती, बड़ा कुछ और भी यूज होता है। तो हम उसको एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी शायद इसलिए नहीं बता रहे कि हमने शुरू से पाकिस्तान को एक एक्सपोज किया है दुनिया के सामने कि ये हमारे घर के अंदर आके गदर मचाता है। आप एक्स्ट्रा कस्टोडियल डेथ, आप तो लॉयर हैं, आपको पता दुनिया में लीगली कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इजराइल के पीछे यूएस खड़ा है, दुनिया पूरी उल्टी की सीधी हो जाए, यूएस उसके साथ देता है, बिकॉज यूएस में कंट्रोल ही ज्यूज का है। हमारे पीछे ऐसी बैकिंग नहीं है, हम सेल्फ मेड कंट्री हैं एक्चुअली। हमारा दुश्मन ही है, दोस्त तो है नहीं। तो वही बात है कि मेच्योरिटी की बात है कि आज हमने डिसाइड किया, क्योंकि ये रिसेंट फिनोमेना, ये भी तो नहीं कि हम शुरू से मारते आए हैं, ये अभी शुरू हुआ है। तो हम इसी में खुश हैं कि पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं कि हमें भारतीय के मारते हैं, तो मतलब ठीक है, इसको लोगों को पता चल गया ना। मे भी एक टाइम आएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब हम गुंडे तो हम यहाँ के हैं ही हैं, तो थोड़े और थोड़ा छाती चौड़ी करके घूमेंगे, तो फिर हम परवाह नहीं करेंगे, बोल भी देंगे। और अगर हम बोल रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तो इशकान जी आप समझ लीजिए कि अब पता ही है, तो चलो ठीक है। किसी, अगर आपके दुश्मन एक एक करके ढेर हो रहे हैं, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि नथिंग हैपेंस नेचुरली व्हिच इज गुड फॉर यू। ये तो कुछ ना कुछ तो एफर्ट मारा जा रहा है। अब क्या, पर ये कब से स्ट्रेटेजी आपको शिफ्ट दिख रहा है सर? ये कब से शुरू हुआ है ये स्ट्रेटेजी शिफ्ट, भारत की अननोन वाली स्ट्रेटेजी? ये कोई 4-4.5 साल पहले की बात 4-5 है। साल से मानेंगे, मतलब बेसिकली ये 2019 के बाद वाला देखा जाएगा, जब उन्होंने वो किया अपना, उसके बाद से अपन ने इस दिशा में माइंड शुरू किया। अगर हमने 1900 एक जस्ट क्लैरिफिकेशन, अगर हम 2022 में अगर हमने फर्स्ट किलिंग देखी है, सेकंड देखी, तो इसका ये मतलब है उसके पहले 2-3 साल की मेहनत भी लगती है ना। आपको पराये देश में जाना है, वहां सेट करना है, सिस्टम बनाना है। तो 2019 के इलेक्शन के बाद का, जब इधर जेएनके में बहुत बड़ा फैसला हुआ, और उससे पहले बालाकोट हुआ, तो आप देखिए ग्रेजुएशन होती है, एक देश का दिल खुलता है। आपने बालाकोट में पिटाई की, फिर आपने 370-35 को पकड़ा, फिर आपने डिसीजन लिया हुआ किसी दिन की चाय पीते पीते किसी ने, तो ठीक है। ऐसे ही है। बट जी, आप बांग्लादेश के लिए पूछ रहे थे, आपको सवाल का उत्तर पूरा कर दूं। बांग्लादेश में कहानी ये है कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। बांग्लादेश में चाइनीज फैले हुए थे, बैठे हुए थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए ये ना, चाइनीज इंटेलिजेंस सर्विस एक्टिव है, हम तो है ही हैं। रशियंस का बहुत स्टेक था, रशियन का भी $1 बिलियन का नुकसान कर दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर का सामान उड़ा दिया एक ड्रोन अटैक में बांग्लादेश ढाका एयरपोर्ट पे। उनकी एजेंसी से सीआईए वहां बैठा, आईएसआई वहां बैठा है। तो जब 6-7
दुनिया की बड़ी-बड़ी एजेंसीज, और इज़राइल का नाम भी हमारे ईस्ट में ना थोड़ा-सा फुसफुसाने में सुनने में आता है, इज़राइल मोसाद का कुछ वहाँ कुछ है जिसके बारे में आज हम बात नहीं करते, कभी कभी निकलेगी किसी बात और तो ने निकलेगी। तो वहाँ पे बहुत सारे, जब इतने छोटे से ज्योग्राफी के अंदर इतनी बड़ी एजेंसीज ऑपरेट करना शुरू कर जाएँ, तो फिर ये होता है। अभी एक काउंट ये कहता है कि 50 प्लस किलिंग हो गई है बांग्लादेश में पिछले 2 महीने में। कुछ कहते हैं नहीं 14-15 हुई हैं। बट येस, यू आर राइट, वहाँ पे हो रहा है, जो आज तक नहीं हुआ। और सेम कहानी, भूखमरी मची हुई है, खाने को कुछ है नहीं, तो आप बंदा खरीदो, वो आपका काम करेगा। पर ये और ये बहुत अच्छी बांग्लादेश, टेक्निक। सर ये जी। बांग्लादेश इतना हॉटबेड क्यों बन गया है कि आप बोल रहे हैं 4-5 तो हैं ही हैं, इजरायली जैसे भी इतना हॉटबेड है, तो फिर इजरायली प्रेजेंस वहाँ पे हो ही गई होगी क्योंकि इतना हॉटबेड है। तो ये एकदम से बांग्लादेश इतना हॉटबेड ऑफ इंटेलिजेंस एक्टिविटीज क्यों हो गया? क्योंकि इश्कान जी, अगर आप देखें तो एक इश्करन, सॉरी मैं इश्कान बोल देता हूँ आपको। नहीं, इट्स ओके। क्या होता है कि ट्रेडिशनली 2 जगह ग्लोब में अगर नक्शे पे आप देखेंगे, जहाँ पे कभी भी किसी सुपर पावर ने कभी पोस्चरिंग नहीं की, एक थी बे ऑफ बंगाल और एक है अरबियन सी। दोनों जगह पे आपने देखा, अमेरिका में दुनिया भर में 800 के आसपास उनके अड्डे, लिली पैड्स सब कुछ हैं, लेकिन इधर नहीं आए। 71 में अमेरिका ने आने की कोशिश की थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो 70s में इन्होंने पाकिस्तान ने सीएटो सेंटो का मेंबर था, इन्होंने ऑफर किया था। और उस टाइम फिर 71 की लड़ाई होगी, रशिया बीच में आ गया, और वो लड़ाई में रशिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया जो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो उसके बाद एक अनरिटन सी अंडरस्टैंडिंग होगी कि बे ऑफ बंगाल में कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर चाइना, जब उस टाइम क्या था, चाइना तो था नहीं गेम में, गेम थी रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका की। उसके बाद अभी चाइना ने आके क्या किया कि बांग्लादेश के अंदर बुरी तरह से फैल गया। वो हमें भी तंग करना चाहता था, उसको अपना जो इनसिक्योरिटी, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी एनर्जी की है, तो उसको गर्म पानी चाहिए, और उसके लिए बांग्लादेश एक शॉर्टकट दिख रहा था कि नेपाल से संधि कर लो, बांग्लादेश से संधि कर लो, और भारत को बोलो, भारत से संधि करवाओ नेपाल और बांग्लादेश की, और ट्रांजिट राइट ले लो, और चलो सामान पूरा चाइनीज ट्रांजिट पे करो। जब वो हुआ तो उसको देख के सीआईए ने उसको उखाड़ने के लिए रजीम चेंज करा दिया। तो जिसको थप्पड़ पड़ा, $4.5 बिलियन रातों रात डूब गया चाइना का, उसने तो रिएक्ट करना था। और हमें तो सीधा दिखता है कि जो हमारे पड़ोस में आगे कोई गदर मचाएगा, हमारे भी इम्पैक्ट है, हम भी बीच में इन्वॉल्व हो गए। अब सीआईए ने वो जो रजीम चेंज कराई, वो आईएसआई पाकिस्तान के थ्रू करवाई, जमात इस्लामी और आईएसआई के थ्रू, तो वो भी इन्वॉल्व हो गए। रशियंस म्यांमार में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट से फ्रेंडली हैं, और चाइनीज म्यांमार में माइनिंग कर रहा है, उसको अपस्टेज करने के लिए मरीन्स पहुंचे और उन्होंने उसको गदर मचा दिया, उनकी माइनिंग बंद करवा दी। तो इस छोटी सी, कहते हैं ना, किसी देश, अमेरिका का वैसे एक हिस्ट्री हमें बताती है, जहां इन यंकीज के पैर पड़े ना, वो देश बर्बाद हो गया। तो अभी बांग्लादेश नेक्स्ट बर्बादी के उस पे है। और ये जो पिछले 2 साल के अंदर इतनी ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट्स हुई हैं कि अभी वो पूरी इंटेलिजेंस का एक अड्डा बन गया है। और जब ऐसा होता है तो फिर ये कुछ होता है, फिर मरते हैं और लोग। उसी पे भी शेख हसीना पे फॉरेन मिनिस्टर को कमेंट पूछा गया कि एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट आएगी, आप क्या करेंगे? एंड ही इज सेइंग कि किन हालातों में आई, इट्स फॉर हर टू डिसाइड। तो वो बेसिकली बहुत डायरेक्टली ना बोलते हुए ये कह रहे हैं कि हम तो भैया, जो मैं समझा, मेरी इंटरप्रिटेशन थी कि हम तो वापस नहीं भेज रहे, ये जो मर्जी वहां पे हो रहा हो। तो अब जी। ये बांग्लादेश का आप क्या कन्फ्रंटेशन लेवल, हॉट लेवल भी देखते हैं? क्योंकि जब हम नहीं भेजेंगे तो वहां पे उनका जो रिटोरिक है वो इंडिया के अगेंस्ट बढ़ेगा, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, कि भैया उनके तो कोर्ट ने, उनका जो भी सिस्टम है कैंगरू कोर्ट है, देश के अंदर उनका ये आएगा कि हमारे कोर्ट ने किया, इंडिया हमारी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो एंटी इंडिया रिटोरिक बहुत ऑब्वियसली वहां पे बढ़ेगा, जो बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या आप एक हॉट कॉन्फ्रंटेशन भी, स्पेशली चिकन नेक पे होके, जहां पे हमने भी अपनी फोर्सेस बढ़ाई हैं, पिछली बार आप बता ही रहे थे किस तरह बढ़ाई हैं, तो क्या आप वहां पे कॉन्फ्रंटेशन की पॉसिबिलिटी भी देखते हैं सर इन द नियर टर्म्स? बांग्लादेश की औकात नहीं है कि हमारे साथ वो एक हॉट कॉन्फ्रंटेशन में जा सके। औकात चाहिए ना। हाँ, ये बांग्लादेशियों के थ्रू, जमायतियों के थ्रू, कभी आरडीएक्स भेज दिया, कभी मैन यूनाइटेड भेज दिया, ये कुछ करता रहेगा, और यहाँ से पिटाई हो रही है। मगर आप ये भी देखिए कि हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। अवामी लीग, शेख हसीना की पार्टी, जिसके लीडर्स को इन्होंने रजीम चेंज के बाद, शेख हसीना तो निकल गई, इन्होंने पुलों से टांगा, क्रेनों पे टांगा, इराक की तरफ फांसियां दी। अब वो लोग गली में, स्ट्रीट में आ चुके हैं। तो कोई पावर है ना जो उनको मोबिलाइज कर रही है। और इस टाइम बांग्लादेश की लार्जेस्ट पार्टी वही है, अवामी लीग। अबाउट 60% जो बांग्लादेशी हैं वो अपने आप को अवामी लीग से अलाइन करते हैं। तो जो बांग्लादेश के अंदर जो गदर मचा होता है, एंटी हिंदू, एंटी माइनॉरिटीज, वो सब ड्रामा चल रहा था, उसका काउंटर ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर आ गया। आप देखें, पिछले हफ्ते में अवामी लीग ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए और आर्मी चुपचाप साइड पे खड़े रही।
दूसरा ये है कि बांग्लादेश की आर्मी जो है वो सेंसिबली बिहेव कर रही है। उसके 2-3 कारण है। एक, वो हमारे साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। क्या हुआ? प्लस फौजियों को पता होता है कि लड़ाई लगेगी, लीडर लड़ाई लगवा दे, मरना तो हम ही ने है, लीडर्स के साथ बनती नहीं है। इलेक्शंस का जो डेट है इस पे डिपेंड करता है कि बांग्लादेश अगला क्या रुख पकड़ेगा। अगर इलेक्शंस हो गए और रजीम चेंज हुई, जिसमें उम्मीद है कि अवामी लीग वापस आएगी, तो एक सिनेरियो है। दूसरा कि अगर इलेक्शन हुए ही नहीं तो अवामी लीग वाले गली में प्रोटेस्ट करेंगे और आर्मी साथ देगी, तो फिर यूनुस को भागना पड़ेगा। हमारे साथ वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वॉरफेयर लेने की औकात नहीं है। हमारे पास वो है कि हम जिस दिन चाहें तो हम चिकन नेक को कर सकते हैं। फिलहाल हमें वो भी करने की अभी मुझे लगता नहीं कि जब तक ये कोई बदमाशी, जैसे अभी ये ब्लास्ट में भी नाम आया, पता चल रहा है बांग्लादेश से आया, तो अगर जो भारत ने डॉक्ट्रिन डिक्लेयर कर रखी है कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, उसमें बांग्लादेश को पनिशमेंट मिलेगी और हीरा मंडी को भी मिलेगी। उनकी तरफ से किससे अटैक करेंगे? 2 जहाज नहीं उनके पास, 10 टैंक है, क्या कर लेंगे? वहां से। और हमारा भी कोई इरादा नहीं कि ढाका फतेह करना हमने 71 की तरह। हमने अपना इंटरेस्ट देखना है। जो 1-2 कुछ हमने तो सर अपना चोक पॉइंट है उसको थोड़ा, जो 71 की मिस्टेक है उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना है। बाकी अपने को क्या इंटरेस्ट है, क्या मतलब है। बिल्कुल जी सर। थैंक यू सर, आपने ये सब कवर किया फाइटिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट पुतिन्स विजिट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।